नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी उदाहरण थे, जो भी एग्जाम्पल थे जिनको बुक में दिया गया था, आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि बोर्ड पे उन सबको करूं, लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि अगर बोर्ड पे अपन सारा कुछ करेंगे तो वहाँ से वो जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगा और जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि सारे क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व कर लिया है और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मैं सीधे सीधे बता दूंगा क्वेश्चन को भी और उसके आंसर को भी साथ में रख के कि इसका आंसर कैसे आया। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2.1 है। ए लिखा हुआ है 1 डिग्री, बी लिखा है 1 आर्क मिनट, सी लिखा हुआ है 1 डबल डेश यानी 1 आर्क सेकेंड के कोणों का मान रेडियन में परिकलित कीजिए। और वहां पे लिख रखा है कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन और 1 डिग्री 60 आर्क मिनट एवं 1 आर्क मिनट इक्वल्स टू 60 आर्क सेकेंड। ये वहां पे लिखा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसके अंदर। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। ये मैं ऑलरेडी लेक्चर में भी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, दूसरी हम बात करें तो पाई अपॉन 180 जो है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। इनका मतलब 1 डिग्री को किस में बदल दिया? रेडियन के अंदर चेंज कर दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट को बोले तो 1 आर्क मिनट कितने रेडियन होता है? अब हम क्या करेंगे, 1 डिग्री के अंदर हमें पता है कितना होता है? 60 आर्क मिनट होता है और 1 आर्क मिनट को हम लिखते हैं रेडियन में 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। क्लियर? ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। यहां से जो आपका बी पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया। यानी जो 1 रेडियन है वो 1 रेडियन नहीं 1 आर्क मिनट है उसको हमने किस में बदल दिया है? रेडियन में बदल दिया। किसकी वैल्यू होती है? 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4। अब कहते हैं कि सर हम इसको कैसे कैलकुलेट करें? जो आपको ये गिवन है इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? इसके रेडियन इक्वल होता है। 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं? 60 आर्क मिनट होते हैं। ठीक है, अब यहां से अपन निकाल सकते हैं इन तीनों को वैल्यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं आर्क सेकेंड की, यानी हम सी पॉइंट की बात करेंगे। सी पॉइंट बोले तो 1 आर्क मिनट किसके इक्वल होता है? 60 आर्क सेकेंड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 60 आर्क सेकेंड के इक्वल होता है। और 60 आर्क सेकेंड किस जो 1 रेडियन है, अब 1 जो आर्क मिनट है वो किसके इक्वल है? 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। अब 1 आर्क मिनट के इक्वल कितना? 60 आर्क सेकेंड। अब 60 आर्क सेकेंड किसके इक्वल होगा? 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर यहां से 1 आर्क सेकेंड हम कैलकुलेट करें तो ये सारा अपॉन में करके आप निकाल सकते हो, यानी 1 आर्क मिनट अपॉन 60। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 डबल आर्क मिनट कितना हो जाएगा? 4.847 रेडियन। क्लियर? अब यहाँ पे 47 है। लास्ट में हमने क्या किया है कि 7 को राउंड ऑफ डिजिट किया है। हमें पता है कि अंकों का पूर्णांकन हम करते हैं ना। अंकों को पूर्णांकन के 5 से बड़ा है तो अगली जो संख्या होती है उसमें क्या बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा इसमें। अगर इसमें अपन ने 1 किया तो अपना आंसर क्या आ गया? 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। क्लियर हुआ? आप सबका ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसका लिए आपको एक फैक्टर पढ़ाने पड़ेंगे मुझे। जैसे वेक्टर पढ़ते थे उसमें हमने साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ा था, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन अभी आपका नहीं किया है। उसको हम कुछ देर के बाद सॉल्व, मतलब कुछ जो सेकंड लेग चैप्टर हो जाएगा हमारा तब सॉल्व करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन हैं आपके। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2.3। एग्जाम्पल नंबर 2.3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एग्जाम्पल 2.3 कहता है कि चंद्रमा के 2 व्यासतः विपरीत बिंदुओं ए तथा बी से चंद्रमा का प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण की 2 दिशाओं के बीच चंद्रमा पर आंतरिक कोण थीटा की माप 1 डिग्री 54 आर्क मिनट है। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का परिकल्पना करो। मान लीजिए हमारे वो जो बिंदु थे वो ये 2 बिंदु हैं। कौन कौन से? बिंदु ए ये रहा और बिंदु बी आपका ये रहा। ठीक है,
क्लियर हुआ ना, बिंदु ए ये रहा और बिंदु बी ये रहा। अब इन दोनों बीच की दूरी जो है उसको बी मान लिया, बी यानी पृथ्वी का व्यास है। क्या है? पृथ्वी का व्यास है। ठीक है, ये पृथ्वी का व्यास हो गया। अब यहां पर अपना मून हो गया। अब पृथ्वी के ए प्रेक्षण से मून की दूरी और बी प्रेक्षण से मून की दूरी को हम क्या बोलते हैं? यहां पर कैपिटल डी बोला जाता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। हमने कहा पढ़ा, ये अत्यधिक लंबाई का जब हमने मापन किया था वहां पे इस टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। अब आप में जब दोनों प्रेक्षणों से आप इस मून को देखते हो तो उन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बनता है और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1 डिग्री 54 आर्क मिनट। ठीक है, अब जो 1 डिग्री 54 आर्क मिनट है, अगर इसको अपन सॉल्व करें तो 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 60 सेकेंड भाई, 60 आर्क मिनट होता है, सॉरी, और 54 आर्क मिनट को 54 आर्क मिनट रखा। अब दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 114 आर्क मिनट हो गया। कितना हो गया? 114 आर्क मिनट हो गया। समझ आ गया? अब 114 आर्क मिनट को हम किस में बदलते हैं? रेडियन में। अब आपको पता है कि एक आर्क मिनट, हमने यहाँ पे जस्ट पढ़ा है अभी, एक आर्क मिनट किसका होता है? 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन होता है। तो हम यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे अब? 1 आर्क मिनट की। तो 114 गुणा 1 आर्क मिनट की रेडियन बदल दिया, क्योंकि ये पता है आपको 1 आर्क मिनट किसका होता है? 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन होता है। तो हमने क्या किया, इस थीटा की वैल्यू को आगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो अपना आंसर आ जाएगा 3.317 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अब कहते हो कि सर ये आपने कैसे किया है? जब आपके पास बुक, कॉपी, पेन पेंसिल हो तो आराम से ये करके देख लेना, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? अब इसको हमने राउंड ऑफ डिजिट किया, यानी इसको अंकों का पूर्णांकन किया। जो 7 है वो 5 से अधिक है। ठीक है, अगर ये 5 से अधिक है तो जो उससे आगे वाली संख्या है उसमें 1 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। तो हमारा थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी का व्यास। तो पृथ्वी का व्यास आपको बी दे रखा था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। पृथ्वी का व्यास कितना होता है? 1.27 इंटू 10⁻7 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू आ गई। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है भाई, अब हम आगे बात करते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। डी हमें कैलकुलेट करनी है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन थीटा होता है। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो वो अपने नोट्स देख लेना, वहां पर ये जो फॉर्मूला है आपको पता चल जाएगा। डी इक्वल्स टू क्या होता है? बी अपॉन थीटा होता है। बी की वैल्यू रख दी हमने 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन 3.32 इंटू 10⁻⁻2। जब हमने इसको सॉल्व किया, आप देखो यहाँ पर जब हम इसको -2 को ऊपर ले गया तो प्लस हो गया, 10⁻7 और 2 हो गया ऊपर, तो 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है, यानी 10⁹9 मीटर आ गया, मतलब 10 की घात 9 आ गया। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ डिजिट कर लिया हमने। 6 अधिक है तो 8 कर लिया, 2 कम है तो 3 की 3 रहने दिया। अब पॉइंटों को, नीचे पॉइंटों को, ऊपर वाले पॉइंटों को हटा दिया। उन दोनों पॉइंटों को हटाने के बाद हम पहुंचे डी इक्वल्स टू सॉल्व किया। अब इन दोनों को हमने भाग देंगे तो कितना बचेगा? 0.385, यानी 0.385 यही बचा, 0.385। और यहाँ 10 की घात 9 मीटर पहले से आ रहा है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 3.8। अब 5 है, 5 से पहले क्या है? सम संख्या है। पूर्णांकन का नियम लगाओ। पूर्णांकन का नियम है कि यदि कोई संख्या, आखिरी संख्या 5 और उससे पहले अगर सम संख्या है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पूर्णांक हमने नियम पढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 3.8 इंटू 10⁸8। अब ये पॉइंट को यहाँ से हटा के इधर लगाया, इसलिए 10 में से 9 घात में क्या हो गई? 8 हो गए मीटर। यानी डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3.8 इंटू 10⁸8 मीटर। यानी जो आपका ये चंद्रमा है, ये जो चंद्रमा है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? ये दूरी पर है 3.8 इंटू 10⁸8 मीटर। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 आर्क सेकेंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी d कितनी है? d इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। तो सूर्य का व्यास परिकलित कीजिए। अब सबसे पहले तो उदाहरण 2.4 में देखना है कि दिया गया क्या है। सूर्य का कोणीय व्यास दिया हुआ है, कितना है? अल्फा इक्वल्स टू 1920 आर्क सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? आर्क सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब आर्क सेकेंड रेडियन में बदले तो 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन होता है। तो 1920 आर्क सेकेंड को हमने जब रेडियन में बदला तो इसको गुणा कर देंगे भाई, एक का इतना होता है तो 1920 का इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ गया? रेडियन आ गया। अब इसको सॉल्व किया, ये हो गया, इसको सॉल्व किया तो अपन ये हो गया। यानी 1920 को जब 4.85 से आप सॉल्व करोगे तो आएगा 9312।
इंटू 10⁻⁻⁻⁶ यहाँ से पहले रखा। अब हमें 3 के बाद पॉइंट लगाना है। आपको बताना जितना पॉइंट इधर बढ़ता जाए, समझ जाना 10 की घात उतनी माइनस में कम होती चली जाएगी, और अगर माइनस नहीं होकर प्लस होता तो क्या होती, बढ़ जाती। समझ आ गया। तो यहाँ 10 की घात 6 तो देखिए 10 की घात -3 होगी, क्योंकि जो हमारा 10 मिला वो यहाँ था वो यहाँ लग गया, तो 9.3 इंटू 10 की घात -3 रेडियन आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये सूर्य का कोणीय व्यास यानी अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूर्य के व्यास की। तो अल्फा इक्वल टू होता है D/कैपिटल डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने यहाँ से पढ़ लिया। अगर अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू दी हुई है भाई, अल्फा की वैल्यू तो ये दी हुई और कैपिटल डी की वैल्यू ये दी हुई, तो अपने किसको चाहिए, स्मॉल डी की वैल्यू। तो स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, कैपिटल डी अल्फा, कैपिटल डी ये रहा और अल्फा की वैल्यू ये रही, यानी कैपिटल डी की वैल्यू रख दी और यहाँ पर ये जो कैपिटल अल्फा की वैल्यू रख दी, कैपिटल डी और कैपिटल अल्फा की वैल्यू रख दी। अब इन दोनों को जब आप गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 13.927। ठीक है, इंटू 10 की घात 8, यानी 11 में से 3 गए तो कितने बचे, 8 बचे। इनको सॉल्व कर लोगे। अब इतना देखो, नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी चाहिए भाई। ठीक है, मैंने भी की है, थोड़ी सी मेहनत मैंने भी की है, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बोर्ड पे मैं इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अपने पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हर चीज़ को वहाँ पे इस तरीके से एक्सेस कर सकूँ। मैंने हर संभव कोशिश की है कि आप तक मेरी बात पहुँच जाए। अगर फिर भी कोई किसी को दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आज अब शक्ल नहीं दिख रही है लेकिन पेन की नोक दिख रही है, और आपको पता है कि पेन की नोक में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप चाहो तो इससे अपना जीवन का रास्ता खुद बना सकते हो, इस पेन की नोक से, है ना। तो ये पेन की नोक पे आपको नज़र रखनी है। हम डी की वैल्यू निकाल रहे थे, डी की वैल्यू क्या है 1.496 इंटू 10 की घात 11 गुणा 9.3 इंटू 10 की घात -3। हमने 1.96 इसको 9.3 से गुणा किया, आप कर लोगे साइड में तो आपका आएगा 13.297, मतलब 927 गुणा 10 की घात 8 मीटर। ठीक है, अब हम इसको राउंड ऑफ डिजिट करेंगे, 5 से अधिक है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो 3 नहीं, अब इसने क्या किया है कि एक पॉइंट को इधर बढ़ा दिया, मतलब इधर बढ़ा दिया, तो 1.3 कर दिया तो 10 की घात 9 हो गई। तो यहाँ पे अब इसने 7 का 3 हो गया। अब 3 है 5 से कम तो 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 9 आ गया। 9 में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो यहाँ पर इस 9 में कोई बदलाव ये नहीं लाया है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा उदाहरण है 2.5। 2.5 अगर उदाहरण को हम पढ़े, अगर अब हम 2.5 को पढ़ना शुरू करें तो ये है, यदि किसी नाभिक का आमाप जो वास्तव में 10 की घात -15 से 10 की घात -14 मीटर के परिसर में है, बढ़कर एक तीक्ष्ण पिन की नोक 10 की घात -5 मीटर से 10 की घात -4 मीटर के परिसर के बराबर कर दिया जाए तो परमाणु का आकार लगभग आमाप क्या है, मतलब परमाणु का आमाप आकार एक ही बात है। तो अब मुझे बताओ, बढ़ाने से पूर्व आमाप नाभिक का कितना था, 10 की घात -15 से 10 की घात -14 मीटर। बढ़ाने के बाद मतलब बढ़ा दिया, उसके बाद आमाप नाभिक का कितना हो गया, 10 की घात -5 से 10 की घात -4। अब कुछ सवाल कहेंगे सर ये -15 से -5 हो गया तो ये घट रहा है, नहीं ये बढ़ रहा है भाई। माइनस में अगर वैल्यूज कम होती है तो वो बढ़ता है और प्लस में कम होती है तो वो घटता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मतलब -15 से -5 और -14 से -4, यानी दोनों में 10-10 का फर्क आया है। कितना कितना फर्क आया है, 10-10 का फर्क आया है। तो जो बढ़ाते हमारी वो 10 की घात -15 से -10 घात 5, मतलब ये दोनों माइनस करें और ये दोनों माइनस किए तो कितना आ गई, 10 की घात +10 से 10 की घात +10, यानी उसमें जो बढ़ाते वो कितनी है, 10 की घात +10 है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, यानी जो आपकी बढ़त थी वो क्लियर हो गई, सबका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सुनो, यानी नाभिक का आकार 10 की घात 10 गुना बढ़ा है। नाभिक का आकार कितना बढ़ा है, 10 की घात 10, ये रहा ना 10 की घात 10, तो कितना बढ़ा है, 10 की घात 10 गुना बढ़ा है। परंतु परमाणु का सामान्य आकार 10 की घात -10 मीटर की कोटि का होता है, अतः अनुपात बढ़ाने पर 1 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अपना जो नॉर्मल परमाणु का सामान्य आकार होता है उसको मानते हैं हम 10 की घात -10 मीटर। आपने 10वीं क्लास में चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा होगा कि जो परमाणु का आकार है उसको क्या बोला जाता है, 10 की घात -10 मीटर बोला जाता है। अब उसका जो अनुपात बढ़ाने पर वो कितना हो गया, 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अतः परमाणु में नाभिक
अमाप में उतना ही छोटा है जितना लगभग 1 मीटर व्यास के गोले के केंद्र पर रखे तीक्ष्ण नोक। मतलब ये पेन जो दिख रहा है ना आपको, अगर इसकी मैं नोक की बात करूं तो ये नोक का जो साइज है ना वो कितना, जो अब आकार बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, इस नोक के साइज के बराबर बढ़ेगा। जैसे मैं ये नोक मैंने यहाँ पे डाल दी तो ये नोक जो है, इस नोक का जो साइज है ना इतना आकार उसका बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि परमाणु में नाभिक के अमाप में उतना ही छोटा है जितना लगभग 1 मीटर व्यास के गोले के केंद्र पर, भाई 1 मीटर लंबाई ले लो, जैसे ये से यहाँ से ले ली 1 मीटर। अब उसका जो गोले का जो केंद्र होगा, उस केंद्र को अपन कहें तो उस केंद्र पर एक ये जो अपनी नोक है, ये नोक ही तो होगी, तो इस नोक के आकार का जो नाभिक होगा, मतलब इस नोक के आकार का नाभिक होगा। समझ आ गया क्या होगा, इस नोक के आकार का नाभिक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2.5 आपका क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अगले 2.6 की। जो आपका ये उदाहरण 2.6 है, इसको मैंने 2 तरीके सॉल्व किया है। पहला तो हमारा है जो मेथड फर्स्ट है, मतलब पहला तो कौन सा है आपका, मेथड फर्स्ट है, और दूसरा हमने किया है मेथड सेकंड से। पहले हम मेथड फर्स्ट देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी से तुलना करके 2 घड़ियों की जांच की जा सक रही है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई 2 घड़ी हैं जिनकी जांच हो रही है। ठीक है भाई, क्या है, 2 घड़ी है, एक घड़ी ये रही और दूसरी घड़ी आपकी ये रही, इन दोनों क्या हो रही है, यहां पर जांच हो रही है। ठीक है भाई, मानक घड़ी जब दोपहर के 12 बजे का समय दर्शाती है तो इन घड़ियों का पाठ्यांक इस प्रकार है। पाठ्यांक सबको दिख रहा होगा, सोमवार को अलग है, मंगलवार को अलग है, बुधवार को अलग है, बृहस्पतिवार को अलग है, शुक्रवार को अलग है, शनिवार को अलग है, रविवार को अलग है। घड़ी फर्स्ट के जो घड़ी प्रथम है उसके पाठ्यांक भी दे रखे हैं, और जो घड़ी सेकंड है उसके पाठ्यांक भी दे रखे हैं। ठीक है, अब घड़ी फर्स्ट देखो, ऐसा कोई वैल्यू है कि जिसके आसपास वैल्यू घूम रही है। अगर हम घड़ी पहला है उसको 12 बजे मान लें, मतलब हमारा जो 12 बजे है उसको हम मान लें, तो फिर यहां से ये पता चल जाएगा कुछ समझने के लिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो ये घड़ी है हम इसको 12 बजे इसका मान लें कि 12 बजे, फिर इसमें कितना फर्क है 0.5 का, इसमें कितना फर्क है 0.1 15 का, यानी इसमें 1 मिनट 15 सेकंड ज्यादा है, इसमें कितनी 52 सेकंड कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। सिमिलरली यहां भी दिख रहा है आपको, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, ये सब आप देख रहे हो। अब इसमें देखो, इसमें मान लेते हैं हम 10:15 आधार मान लेते हैं, फिर उसके आधार पर देख लेंगे कि किस में ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, फिर उन सबका जोड़ लेंगे तो वहां से इसका परास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका परास आ जाएगा, इस घड़ी का परास आ जाएगा। अब कह रहा है कि यदि आप ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आपको परिशुद्ध समय अंतराल मापन की आवश्यकता है, तो इनमें से आप किस घड़ी को वरीयता देंगे और क्यों। बात बिल्कुल सही है भाई। अब देखो, पहले में अगर देखा अपन ने ऊपर दिख रहा हो तो उसमें 5 का फर्क है। अब अगर देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैं दोनों चीजों को एक साथ नहीं दिखा सकता क्योंकि दिक्कत है ना। अब अगर अपन यहां से इस चीज को, है ना, तो देखो पहले में तो 5 का फर्क है, अगर आपको दिख रहा हो तो 5 का फर्क है, दूसरे में 75 है, देखो 75 है क्या। अब सर 75 कैसे हुआ, अब यहां देखो आप, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 और 15 सेकंड, यानी 60 और 15 कितने हो गए 75। तो यहां पे अपन ने कितना लिखा हुआ है 75 लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे में -52 इसलिए कि अगर इसका 12 बजे आधार मानते हैं तो इसमें कितने सेकंड कम है 52 सेकंड कम है। इसमें मतलब 60 और 50 कितने होते हैं 110 सेकंड, यानी इसमें कितना फर्क है प्लस के 110 है, इसमें -45 है, ऐसे ही अगले में -45 आ जाएगा, है ना। दूसरे में देखें तो +90 79 है। आप देख लेना इसमें +90 मतलब कि 60 और 30 90 हो गए, और इसमें देख लेना कितने हो गए आपके 79 हो गए। अब इन सबको जोड़ा तो कितना आया अपना आंसर 262 सेकंड। यानी अगर इन सब का अंतर अपन देखें, इन सारी घड़ियों का मतलब पहली घड़ी के अंदर सभी प्रेक्षणों का अंतर देखें तो कितना आ गया 262 सेकंड। अब घड़ी सेकंड लेते हैं। घड़ी सेकंड में देखो अगर हमने 10-15 ले रखा है तो यहाँ पे 6 सेकंड ज्यादा है तो 6 प्लस है, फिर यहाँ 1 सेकंड कम है, तो यहाँ पे लिख रखा है कि देखो यहाँ पे प्लस का छलक करा, फिर -1 है। दूसरे में देखो फिर +18 है, देखो यहाँ पे +18 है ना, और तीसरे में देखो कितना है 7 है, यानी 7 सेकंड ज्यादा है। इसमें कम देखो, इसमें कम है, तो इसमें जो जिसमें ज्यादा है वहां पे ज्यादा शो कर रखा है, जिसमें कम है वो कम शो कर रखा है। फिर 24 और 11, तो लास्ट के दोनों में देखो 24 है क्या और दूसरे में देखो 11 है क्या, तो यहाँ पे मैंने एक में 24 लिख दिया, दूसरे में 11 लिख दिया, तो यहाँ पे 58 सेकंड का है। तो देखो यहाँ पे अति घड़ी 2 के प्रेक्षणों का अंतर घड़ी 2 से कम है, मतलब घड़ी किससे कम है फर्स्ट से कम है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, ये फर्स्ट से कम है, तो घड़ी
जो 2 है उसको वरीयता दी जाएगी, यानी जो दूसरे नंबर की घड़ी है उसको क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। ये तो हमारा मैंने अपनी तरफ से एक ट्रिक बनाई थी उसका था। अब मेथड सेकंड जो है बुक का दे रखा है। अब देखो घड़ी फर्स्ट है उसमें अधिकतम प्रेक्षण देखो 12,150 है, घड़ी फर्स्ट आपको दिख रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो कितनी है 12,150 है। इसके बाद देखो यहाँ पे 150 के बाद 130 है, 115 है, लेकिन सबसे अधिक कौन सा 150 है। और अब दूसरा क्या है सबसे कम, देखो दूसरा अपना दे रखा है कि जो घड़ी 1 है उसमें निम्नतम कितना है 11,59,08। अब इसमें देखो आप सबसे कम ये है 11,59,08, इससे कोई कम नहीं है, 11,59,15 है, लेकिन सबसे कम कौन सी 11,59,15 मतलब 8। तो हमारे दो हो गए यहाँ पे, एक तो 50 हो गया और दूसरा कितना हो गया 8 हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकालें तो दोनों प्रेक्षणों का परास देखो, ये तो 110 सेकंड ज्यादा है 12 बजे से और ये 52 सेकंड कम है, तो 110 प्लस 52 कितना अंतर हो जाएगा 162 सेकंड का, कितना हो जाएगा 162 सेकंड का हो गया। अब ऐसे हम देखते हैं घड़ी 2 में। अब जो घड़ी 2 में अधिकतम प्रेक्षण है वो देखो आपको दिख रहा होगा अधिकतम प्रेक्षण कितना है। अगर घड़ी 2 की हम बात करें तो इसमें है 10, 15, 24, ये रहा देखो 24 से ऊपर कोई नहीं है ना। और दूसरे में देखो निम्नतम 10, 14, 53 है, निम्नतम देखो ये निम्नतम है, इसको तो हम कहते हैं निम्नतम, और नीचे वाला क्या है अधिकतम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखो निम्नतम पहले अधिकतम को भी लिख लिया और निम्नतम को भी लिख लिया। अब दोनों प्रेक्षणों का जो परास है वो कितना जाता है अपना 24, भाई ऊपर 24 ज्यादा है 10-15 से, 10-15 बजे टाइम ले रखा है 10:15। अब 24 सेकंड ज्यादा है, यहाँ पे 10-15 में कितना कम है 7 कम है, तो 24 प्लस से कितना 31 सेकंड। तो अतः दोनों घड़ियों में घड़ी 2 का परास क्या है निकटतम है। अतः दोनों घड़ियों में घड़ी 2 का परास क्या है निकटतम है, तो दोनों में से घड़ी 2 को वरीयता दी जाएगी। भाई इसका परास कितना है 31 सेकंड, इसका कितना है 162 सेकंड। 162 सेकंड ज्यादा परास होता है और 31 सेकंड क्या होता है कम परास होता है इसके कंपैरिजन में। तो सबसे अधिक किसको वरीयता दी जाएगी, इस वाली घड़ी को वरीयता दी जाएगी। ये सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल 2.7 की। 2.7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करते हैं। प्रयोग के क्रमिक मापनों के लिए पाठ्यांक दे रखे हैं 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एवं 2.80 सेकेंड। निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि परिकलित कीजिए। ठीक है, अब आगे अब सीधा अपन बात करते हैं क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले हम बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है सरल लोलक का औसत दोलन काल। सबसे पहले हम AM निकालेंगे। AM क्या होता है हमारा माध्यमान होता है। माध्यमान निकालना मैंने सिखा रखा है। तो हमारी वहां पे 2.63 था, 2.56 था, 2.42 था, 2.71 था, 2.80 था, सबको जोड़ लिया 5। अब कह रहे हो ना कि सर आप ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपकी बुक में है वो तो मैं आपके सामने करवा रहा हूं, इसके आधार मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दी है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे आपको किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे डाउट आता है तो मैंने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके सामने रखे हुए हैं। आप वीडियो में अपने नोट्स बना लेना और देख लेना। बोर्ड पे नहीं कर सकता क्योंकि इतना सारा मैटर मेरे बोर्ड पे लिखना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने पहले से ही लिख के इसको सिर्फ वीडियो बना के आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए। मैंने क्वेश्चन भी साथ कर लाने की कोशिश की है क्योंकि अपना बहुत बड़ा सिस्टम है नहीं कि अपन डिजिटल बोर्ड लेके बैठे, अपन तो नॉर्मल अभी जुगाड़ लगा रखा है ना। तो आप भी जुगाड़ से सीख लो क्योंकि अपने को सीखना है, अपने को जुगाड़ पे ध्यान नहीं देना है। तो AM = 2.63, 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 सबको जोड़ा तो कितना हो गया 13.12। आप लोग करके देखना ये। हालांकि वीडियो में इतना समय नहीं है कि आप सब इनको सॉल्व कर सको, तो आप करना कि वीडियो से नोट्स बना लेना और फिर इन सबको सॉल्व करके देखना और फिर इनकी बार बार प्रैक्टिस करना क्योंकि 17 क्वेश्चन हैं आपके उदाहरण के। 17 का 17 क्वेश्चन मैं आप आज करवाने वाला हूं। सारे क्वेश्चन आपके सामने दिख जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसका रीजन बता दिया है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को हम करेंगे। मैं लिख दूंगा वहां पे कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है, जब उदाहरण 2 की इस तरीके से वीडियो बनाएंगे अपन। तो यहाँ पे 13.12 था, 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 2.62 सेकेंड आ गया ना, 2.62 सेकेंड। अब हमें निकालना है परम त्रुटि। अब परम त्रुटि की हम बात करें तो डेल A1 माइनस AM, ये मैंने फॉर्मूला आपको काफी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है भाई, तो डेल A1 अपने निकाल लिया, A1 माइनस AM। A1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से A1 हो गया और 2.62 यहाँ से आ गया अपना, 2.60 को यहाँ रख दिया तो कितना हो गया 0.01 सेकेंड। ठीक है, ऐसे डेल A2 निकाला, डेल A3 निकाला, डेल A4, डेल A5 सारे निकाल दिए मैंने। जो माइनस थे माइनस रखे, जो प्लस थे प्लस। में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लोगे।
2.56 जब माइनस 2.62 करोगे तो ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 2.71 को सॉल्व करोगे तो आपके सामने 0.09 सेकंड ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। कहने का मतलब आपकी ये क्या आ गई, परम त्रुटि आ गई। क्या आ गई ये आपकी परम त्रुटि। अब निकालते हैं हम माध्यम परम त्रुटि। किसकी बात करेंगे, माध्यम परम त्रुटि। अब माध्यम परम त्रुटि की बात करें तो डेल ए बार, तो यहां पे लिखा था अपन ने डेल ए डैश मतलब A1 का मोड, यहां पे कर लिया अपन ने डेल A2 का मोड, ठीक है, यहां पे डेल A3 का मोड कर लिया, और यहां पे किसका डेल A4 डेल A5। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू रखी, सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, मतलब जो भी वैल्यूज हैं उन सब की वैल्यूज को हम पुट करते चले गए, यानी इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी और ये हो गई, सबका 5। अब सबको ऐड किया, देखो 16098, जब इनको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 89, देख लो यहाँ पे सोल्व करके देख लो ना, 8 और 8 मतलब 8 8 16 और 1 17, 17 और 6 23 और 1 24, 4 2 2 3 3 4 5 5, तो 0.54 भागित 5, तो 0.54 में जब 5 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 0.11 सेकेंड। कितना जाएगा 0.11 सेकेंड। 11 नहीं पढ़ते इसको, कभी भी पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है उनको सिंगल पढ़ा जाता है, 0.11 सेकेंड, ठीक है। अब आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। आपेक्षिक त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि अपॉन माध्यमान, यही होता है ना, माध्यमान। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, तो माध्य परम त्रुटि आ गया, माध्यमान आ गया। अब होते हैं प्रतिशत त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100, तो आपेक्षिक त्रुटि तो 0.11, मैंने इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि अपन यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब इसको अपन यहाँ सॉल्व किया तो अपन इसके साथ सॉल्व किया, मतलब तो यहाँ पे 0.1, भाई राउंड ऑफ डिजिट करने की कोशिश की तो 1 में कोई चेंज है नहीं, तो 1 रह गया, यहाँ पे 2 है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं, तो ये हो गया 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.84 का आएगा, और जिसको अपन अप्रोक्स क्या मान लेंगे 4% मान लेंगे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा क्योंकि इस पर आधारित में 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे आपको करा चुका था, ठीक है। अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 2.8। इसमें दिया हुआ है उदाहरण 2.8 की हम बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2.8। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि परिकलित कीजिए, ठीक है। अब हम इन दोनों जो तापमान में जो त्रुटि है उसको परिकलित करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे देखो दिया गया है क्या है, डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1। अब अपन ने पढ़ा था वहां पर व्यकलन में त्रुटि पढ़ा था ना, व्यकलन में त्रुटि, तो वहां पे यही पढ़ा था, तो हमने T2 की वैल्यू रख दी, T1 की वैल्यू रख दी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो T2 की वैल्यू है, ये T1 की है, तो T2 माइनस T1 तो 50 माइनस 30 30 हो गया। अब जो ये त्रुटि का फॉर्मूला लास्ट में आया था वहां पे जहां मैंने बताया था कि 4 संभावित मान होते हैं, तो उन 4 संभावित मान का एक फॉर्मूला बनता है अपना प्लस माइनस डेल A1, मतलब भाई डेल A है, और प्लस डेल B, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन नहीं लेंगे तो प्लस माइनस डेल ए बी, ठीक है। उसमें से 4 समीत बनते हैं। अब डेल जो ए था उसकी वैल्यू तो क्या थी यहाँ पे 0.5 आ गई, और डेल बी की वैल्यू क्या आ गई 0.5, दोनों को ऐड कर दिया तो प्लस माइनस क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 30, और एरर जो त्रुटि मतलब कि जो लास्ट में आंशिक त्रुटि थी वो कितनी आ गई आपकी 1 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 30 में एक जुड़ भी सकता है और एक घट भी सकता है, यानी इसकी वैल्यू 31 भी हो सकती है और 29 डिग्री सेल्सियस भी होती है। यही क्या होता है हमारा तापमान में अंतर होता है, ठीक है। 2.8 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम 2.9 की। अब 2.9 देखो, प्रतिरोध R इक्वल्स टू V अपॉन आई, यहाँ V इक्वल्स टू कितना है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, एवं I इक्वल्स टू कितना है 10 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। भाई बात बिल्कुल सही है, हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे, ठीक है। हालांकि जो बुक है आपकी उसमें काफी शॉर्ट दे रखा है, अपन यहाँ पे स्टार्टिंग से सही तरीके से पढ़ेंगे। R इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन आई, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी जो ये चीज है ये आपको दिया गया है, ठीक है। लिख देना यहाँ पे क्या है, ये दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और V इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 ये भी दिया गया है। अब यहाँ पे V की वैल्यू तो क्या हो गई 100 और डेल V की वैल्यू क्या हो गई 5, यानी जो ये प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू होती है वो होता है परिवर्तन।
इस वैल्यू में कितना परिवर्तन हो सकता है, 5 का, या तो 5 अधिक हो सकता है या 5 कम हो सकता है। 100 प्लस माइनस 5 का मतलब यही होता है या तो 105 है ये या ओनली 100 है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे 100 और डेल v इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर 5। अब i का देखो, i इक्वल्स टू क्या है 10 प्लस माइनस 0.2, तो यानी 0.2 की या तो बढ़ोतरी हो सकती है घटोतरी हो सकती है। अब i की वैल्यू तो क्या लिख दिया यहाँ पे 10 और डेल i की वैल्यू क्या हो गया 0.2। अब प्रतिशत त्रुटि पढ़ा था हमने, ये a अपॉन b है तो ये भागफल वाला है, भागफल में त्रुटि पड़ी थी हमने, भागफल में त्रुटि का हमारा यही तो आया था भाई, जैसे ऊपर वाला है तो डेल v अपॉन v आ गया था, डेल i है तो अपॉन डेल i, मतलब कि ये हमने पढ़ा था इस तरीके से। अब इसको हमने इस फॉर्म में बदला, यानी इस फॉर्म में, तो जो डेल a था वहाँ डेल v हो गया, a था की जगह v हो गया, डेल b की जगह डेल i आ गया और 100 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनो आगे, अब हमने इस 100 को यहाँ से गुणा किया, इस 100 को फिर यहाँ गुणा किया, तो हम यहाँ पहले इसको गुणा किया तो यहाँ आ गया, इसको यहाँ गुणा किया तो यहाँ। अब यहाँ पे v i डेल v और डेल i की वैल्यू रखी हुई है, इनको यहाँ पुट कर दो। अगर यहाँ पुट करोगे देखो साथ के साथ में, तो अपना यहाँ पुट करो तो 100 से 100 गया तो 5 और यहाँ 100 से 10 गया तो यहाँ बचेगा 10 और 10 को 2 से गुणा करोगे तो बचेगा 2, क्योंकि 0.2 है, 0.2 को 10 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7% हो गया। बुक में इसको सीधा दे रखा है, वहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस वैसे आपको करवा दिए थे उस टाइम भी, लेकिन फिर भी बुक का ये क्वेश्चन था तो मेरा दायित्व बनता था कि मैं ये क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व करूं। हाँ ये जरूर है कि मैं बोर्ड पे नहीं कर पा रहा हूं, उसके रीजन मैंने बता दिया आपको, तो फिर से वापस रिपीट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें उदाहरण नंबर 2.10। अब जो ये उदाहरण 2.10 है इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, R इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, यानी R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, ओम के दो प्रतिरोधकों को ए श्रेणी क्रम। अब अपन ने 10वीं क्लास में पढ़ा है श्रेणी क्रम होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और जो ये पार्श्व क्रम है ना, पार्श्व क्रम का मतलब होता है पैरेलल, समांतर क्रम। पार्श्व का मतलब भी क्या होता है, समांतर क्रम, और समांतर क्रम में पढ़ाया अपन ने 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब श्रेणी क्रम संयोजन में होगा, पार्श्व क्रम संयोजन में होगा, यानी समांतर क्रम में संयोजन होगा, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि भाई ए के संबंध के लिए तो आपको यूज करना है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और बी के लिए यूज करना है 1/r डैश, ये सही तरह दिख रहा हो तो आपको 1/r डैश है ये, ठीक है, 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, और दूसरा यूज करना है डेल r डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर, और इसमें वैल्यूज दे रखे हैं डेल r1 स्क्वायर, डेल r2 का स्क्वायर का उपयोग करो। ठीक है, हमने इनका उपयोग करके अपना जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। कैसे किया अब आपके सामने देखते हैं। देखो भाई हमारा ये है, दिए गए हैं R1 की वैल्यू गिवन है, मैंने अभी जस्ट आपको दिखा दिया क्वेश्चन में, R2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है भाई। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, R तुल्य, तो R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू रख दी, R2 की वैल्यू रख दी, दोनों को सॉल्व कर दिया, तो जो त्रुटि थी आपस में, त्रुटि का मतलब जो परिवर्तन था उनको अलग जोड़ दिया, और जो अपना मेन वैल्यू थी, जो आधार था अपना, उसको अपन ने अलग रख दिया। ठीक है, अपन ने 100 प्लस 200 किया तो 300 हो गया, प्लस माइनस 3 प्लस 7 किया, यानी R तुल्य आ गया अपना। अब पार्श्व क्रम है, पार्श्व क्रम क्या हम क्या बोल सकते हैं, समांतर क्रम भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, समांतर क्रम। तो ये क्या होती है हमारी, समांतर क्रम भी होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब 1/r डैश, यानी जो r डैश है ना वो R तुल्य के बराबर है, तो 1/r1 प्लस 1/r2। अब R तुल्य अपन, अब इसका दोनों को एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, लेकिन ये R तुल्य ऊपर जाएगा जब, यानी R डैश ऊपर जाएगा तो जो ऊपर वाली वैल्यू वो तो नीचे आ जाएगी, जो नीचे वाली वैल्यू वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो हमारा अब क्या बन जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू रख दो, R2 की वैल्यू रख दो, R1 R2 की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, ये तो R1 की वैल्यू है, ये रही यहाँ पे लिख रखी है ना R1, और यहाँ पे क्या दिखा रखा है R2, तो अपन ने दोनों वैल्यू रख रखी है यहाँ पे, दोनों वैल्यूज की रखोगे तो यहाँ पे सॉल्व करना, ये सॉल्व करते रहोगे तो आपकी वैल्यू कितना जाएगी, 66.7 ओम्स। कितनी आ जाएगी, 66.7 ओम। मैं आपको पहले बता दूं कि आप जब अपनी कॉपी में ये सब करोगे तो आपको इस वीडियो को पुश करना पड़ेगा, आप आराम से वीडियो पुश करते रहना और इनको लिखते जाना, इसलिए मैंने पूरे नोट्स का वीडियो बनाया है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इसका इस्तेमाल। पहले तो हमने इसका इस्तेमाल करना था भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ था तो इसका इस्तेमाल कर लिया। अब हम दूसरे का इस्तेमाल करेंगे कि दूसरे में हमने किस तरीके से किया है, वो दोनों चीज़ हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, तो हम पहले जो हमने इस्तेमाल कर लिया, दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे का इस्तेमाल क्या था, डेल r डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको सामने दिख रही है। ये क्वेश्चन, ये चीज़ जो आई है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है,
यानी ये जो भी चीज आपके सामने लिखी हुई है ये किस में दी हुई है, आपके प्रश्न में दी हुई है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा है हमारा डेल आर डेस। अब हम निकालते हैं यहाँ पे डेल आर डेस। तो आर डेस का स्क्वायर, इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब गुणा में आ जाएगा, और यहाँ भी गुणा में आ जाएगा, तो हमने दोनों को गुणा में ला दिया। ठीक है, दोनों गुणा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को गुणा करने के बाद देखो यहाँ पे अब इनको आपस में से रख दिया। अब इनकी जो वैल्यूज हैं, आर डेस की वैल्यू क्या है भाई, ये आर डेस रहा, इसकी वैल्यू क्या है 66.7 ओम, तो हमने इसकी वैल्यू रखी। डेल आर डेस देखो ऊपर मैंने दिख रखा है यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू है, डेल आर डेस की वैल्यू है 3, और डेल R2 की वैल्यू क्या है 4, R2 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है। इन सारी वैल्यूज को अपन यहाँ लेके जाएंगे, ये रख दिया अपन ने। ठीक है, इनको रख दिया और सॉल्व किया। इनको रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, मतलब कि ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, दोनों स्क्वायर को एक साथ रख लिया, इसको अलग कर लिया, यानी दोनों स्क्वायर को एक साथ रख लिया, इसको अलग कर लिया, प्लस यहाँ पे इन दोनों स्क्वायर को एक साथ रख लिया, इसको अलग कर लिया। अब सबसे पहले इनको आपस में सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने सॉल्व किया तो 0.667 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, जब दोनों गुणा करोगे तो ये आ गया, इन दोनों को गुणा करोगे तो 1.77 और एक इसके बराबर हो जाएगा 1.8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी डेल आर डेस की। अब आर डेस जो होता है वो आर डेस प्लस माइनस डेल आर डेस, तो आर डेस की वैल्यू तो 66.7 ये रही 66.7 यानी आर डेस की वैल्यू है, और डेल आर डेस की वैल्यू आपकी ये रही 1.8 यानी 1.8, तो अपना ये आर डेस की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आर डेस इक्वल्स टू आर डेस प्लस माइनस डेल आर डेस यानी 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। ठीक है, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2.10 था वो भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम 2.11 की। ये देखो 2.11 में आपको दिख रहा है यदि z इक्वल्स टू a टू द पावर 4 b टू द पावर 1/3 अपॉन c पावर 1 d टू द पावर 3/2 यानी 3 d की घात 3/2 है, b की घात 1/3 है, a की घात 4 है। अब इसको समझने के लिए अब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था वहां पे, मतलब कि एक ट्रिक बताई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आज हम उसको जो चीज छूटी हुई थी अब हम अपने क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरी बात ध्यान से, सबको दिख रहा है ना यहाँ पे। सबसे पहले उदाहरण 2 पॉइंट दिया गया है, अपने को दिया हुआ है z इक्वल्स टू a टू दी घात 4 b की घात 1/3 अपॉन c और d की घात 3/2। हम जानते हैं कि मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि, ये चीज हमने पढ़ी है z इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब कह रहे हो सर ये चीज हमने वहां पे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो इसको याद करने के लिए a स्क्वायर का मतलब होता है a डॉट ए, z इक्वल्स टू a डॉट ए, तो सबको समझ आ रहा होगा आसानी से, क्योंकि ये चीज तो हमने पढ़ी है z इक्वल्स टू a डॉट ए। अब हम इसको जब करते हैं, यानी ये घातों में त्रुटि वाला पढ़ा था हमने, और घातों में त्रुटि वाला ये दोनों गुणा में है, तो हमने इस गुणा में यूज किया, मतलब भाई इसमें डेल जेड में तो क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए अपॉन ए, ये हमने उसमें गुणनफल में पढ़ लिया है। अब इसको सॉल्व करें, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो अगर इनको दोनों को जोड़ें तो दो डेल ए अपॉन ए आ गया, यानी हम इसको लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी जो घात थी वो कहाँ गई, आगे आ गई, जो घात थी ऐसे करके, मतलब डेल ए अपॉन ए के कहाँ गई, आगे आ गई। अब यदि z इक्वल्स टू a की घात p b की घात q बटे c की घात r हो तो कैसे लिखेंगे, z का तो क्या हो जाएगा डेल z अपॉन z। ये याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसका सॉल्यूशन ये होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में यही है जो आपका डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन पे नहीं पहुंचा हूं अभी। अब a की घात p है तो क्या लिखेंगे डेल a अपॉन a और p घात आगे आ जाएगी, यानी b घात q है तो q आगे डेल b अपॉन b प्लस, अब यहाँ पे अगर बटे में भी है ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था वहां पे गुणा और भागफल में, मतलब गुणनफल और भागफल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, प्लस माइनस का फर्क होता है, और उस अंतर को अपन यहाँ पे मिनिमाइज कर रखा है। ठीक है, तो प्लस आ गया, अब c की घात r है तो r तो आ गया डेल c अपॉन c। अब इसी प्रकार अब अपना क्वेश्चन ये है, अगर इसको करें तो 4 z का तो क्या हो जाएगा डेल z अपॉन z, a का क्या हो जाएगा डेल a अपॉन a और 4 आगे आ जाएगा, और डेल b का क्या हो जाएगा डेल b अपॉन b 1/3 आगे आ जाएगा, c का क्या हो जाएगा 1 और डेल c अपॉन c, और d क्या हो जाएगा 3/2 डेल d अपॉन d। इसी प्रकार हमने यहाँ कर दिया डेल z अपॉन a, डेल यहाँ पे z आ जाएगा, ओनली क्या आएगा z आएगा। ठीक है, और डेल अपॉन आगे 4 आ गया, इसका आगे कितना आ गया 1/3 आ गया, c का देखो 1 आ गया, और d क्या हो गया 3/2 आ गया। समझ आ गया ना। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, जो हमने क्वेश्चन की था वो यही पूछा था, यानी यही त्रुटि पूछ रहा था, वो त्रुटि अपने निकल के सामने आ गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, किसी सरल लोलक का दोलन काल t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l अपॉन g होता है,
है ना। ये कुछ बुक्स में थोड़ा सा सही से नहीं छपा हुआ है, L/G कर लेना अगर किसी को नहीं दिखे तो, है ना। बुक तो आपके पास होगी तो अपनी बुक खोल लेना और वहां पे देख लेना। यदि L का मापित मान 20.0 सेंटीमीटर है जिसमें 1 mm तक की यथार्थ है, यानी आपका मापित मान तो कितना दे रखा है 20 और उसमें कितना चेंज है 1 mm का मतलब चेंज है तक की यथार्थता है, और समय 1 सेकेंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों को समय 90 सेकेंड है, तो यहाँ जी के निर्धारित मान का यथार्थक क्या होगा। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने नोटबुक में। दिया गया है t इक्वल्स टू 2π√L/G। दोनों तरफ वर्क करें तो इधर भी t का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो L/G का रूट जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L/G, और इन दोनों के स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो 4 हो जाएगा और पाई का क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, t स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² L/G। ये इसका हमने वर्क किया तो हो गया। अब यहां पे अगर मैं g की वैल्यू निकालूं तो g तो ऊपर चला गया तो t स्क्वायर कहां जाएगा नीचे, तो g इक्वल्स टू 4π² L अपॉन क्या जाएगा t स्क्वायर। अब L की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, डेल L की वैल्यू 1 mm, 1 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा mm का मतलब होता है मिलीमीटर और मिलीमीटर का मतलब होता है 1 mm का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर -2 तो पहले ही था तो यहाँ -1 हुआ, 10⁻⁻1 हो तो 0.1 आ गया। ठीक है भाई, अब t इक्वल्स टू 90 सेकंड दे रखा है, डेल टी कितना चेंज है 1 सेकंड चेंज है, वहां पर कितना चेंज है 1 सेकंड। अब g के मान में त्रुटि, तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले लगा दो, डेल g का क्या हो जाएगा डेल g/g। L का अब ये 4π² ये तो नियत है, इसका नहीं त्रुटि निकलेगा, नियत तो फिक्स है, त्रुटि थोड़ी होती है, त्रुटि तो उसमें होती है जो मान परिवर्तित होता है, ये तो नियत मान है, इसमें त्रुटि नहीं होगी तो हम इसको हटा देंगे। तो L का तो आ गया डेल/L और टी स्क्वायर का जाएगा 2 आ जाएगा डेल t/t, मतलब वही जो अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में रूल लगाया था वो कि वही नियम लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पे डेल g/g हमारे पास वैल्यू नहीं है, डेल L की और L की वैल्यू ये रही, L और डेल L की वैल्यू है, T और डेल T की वैल्यू है, हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर अपना 1/200 1/45 1/200 को सॉल्व किया तो ये आ गया, 1/45 को सॉल्व किया तो आपका जो सामने दिख रहा है ये आ गया। अब इन दोनों सॉल्व करेंगे तो 0.027, मतलब दोनों को ऐड किया तो अपना परसेंटेज निकाला तो इसको गुणा कर दिया किससे 100 से, तो कितना जाएगा 2.7%। ठीक है, यानी अपना जो डेल g/g में कितने प्रतिशत में त्रुटि 2.7% त्रुटि थी, कितनी थी 2.7%। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है, उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है उसी को हम सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है ये देख, इसमें गिवन है दिया गया है घन की प्रत्येक भुजा की माप कितनी है 7.203 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा की वैल्यू दे दो ये रही मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट, अब यार ये तो अपना 10वीं का सवाल था कर लिया, अब यहां से शुरू होता है अपना 11वीं वाला। कैसे, अब यहां देखो मेरी बात सुनो, इसमें कितने सार्थक अंक थे 1 2 3 4, तो अपने को जो इसमें जो ये मान इतना बड़ा आ रहा है इसमें 4 सार्थक अंकों तक करना है, इसको कितने तक करना है 4 सार्थक अंकों तक, यानी इसको सॉल्व करते जाओ और कहां तक लेके जाओ 4, या 4 है 5 से कम है तो हटा दो, 5 है आगे 2 है तो कोई चेंज नहीं होगा हटा दो। अब 2 से 2 है कोई 9 में चेंज नहीं होगा, 9 है तो इसमें चेंज कर देंगे हम, यानी कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 3 तक पहुंचे। अब अगर 1 2 3 इसको तो अपन हट नहीं सकते तो लास्ट में 1 तो 3 तक कर दिया, यानी अब कितने सार्थक अंक है इसमें 4 सार्थक अंक, देखो 1 2 3 और 4, यानी अपना जो आंसर था वो कितने सार्थक अंकों तक आ गया 4 सार्थक अंकों तक आ गया। तो इसमें है लिख दिया मैंने, ऊपर दिए गए मान में सार्थक अंक 4 थे, इसलिए दोनों का परिणामों का भी 4 सार्थक अंकों तक ही रखा गया है। अब दूसरा हमारा इसमें घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, अब भुजा अपनी कितनी है 7.203 मीटर, तो रख दिया, इसका क्यूब करेंगे यानी इसका 3 गुणा करेंगे, 3 गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको भी कितने सार्थक अंकों तक करना है 4 तक, तो पूर्णांक कर जाओ, ये 4 है 5 है तो 4 5 से कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, 5 से आगे 7 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 4 है, 5 से अधिक है तो बढ़ा देगा तो 5 आ जाएगा। अब 5 से आगे 1 है, एक विषम संख्या है तो 2 आ जाएगा। अब 2 है 5 से कम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी 7 रहेगा, तो 373.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
यानी ये भी कितने तक, 7 अंकों तक कर दिया, 4 तक। अब इस क्वेश्चन में जो बात समझने वाली थी ना वो ये थी कि अपने को भुजा की जो माप थी वो 4 सार्थक अंकों में थी, तो आंसर भी 4 सार्थक अंकों में ही दर्शाना है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले 2.14 देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व व्यक्त करता है। यानी क्या ज्ञात करना है, इसका घनत्व ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें दिया क्या गया है। उदाहरण 2.14 में दिया गया है पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 5.74 ग्राम, यानी कितने सार्थक अंक है, 3। आयतन कितना है, 1.2 सेंटीमीटर, कितने सार्थक अंक है, 2 है। अब 3 और 2 सबसे कम कौन है, 2, यानी आंसर अपने को 2 ही सार्थक अंक में चाहिए। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये पढ़ चुके हैं अपन 9th क्लास में। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान कितना दे रखा है, वैल्यू देखो, और आयतन की वैल्यू देखो। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.2। अब आगे भी वैल्यू आएगी, लेकिन अपने को 2 ही सार्थक अंक में रखना था क्योंकि यहाँ 2 सार्थक अंक है, तो ये अपनी इसका मात्रक भी लिख दिया। तो आयतन में सबसे कम सार्थक अंक 2 थे, तो परिणाम भी सार्थक अंक 2 सार्थक अंकों तक ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका 2.15, आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें, यानी ½ mv² = mgh। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। जांचिए कि क्या समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको करा चुका हूं। देखो अब यहाँ पर उदाहरण 2.15, अब इसमें दिया गया है ½ mv² = mgh। LHS में ½ mv² है, मास का m1 होता है, v² का L1 T1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पहले भी, है ना, तो फिर भी मैंने वापस रखा है कि एक बार किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया हो तो फिर से मैं समझा दूंगा। देखो m का m1 होता है, v का L1 T-1 होता है, यानी जो वेग है उसका विमा यही होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 रहेगा, इसको 2 से देख लो तो घात क्या हो जाएगी, L2 T-2। ठीक है, अब इन तीनों को रखोगे तो m1 L2 T-2 हो गया। अब RHS देख लो, RHS क्या है अपना mgh, तो m की वैल्यू भी आ गई, g की आ गई, h की आ गई, यानी m की विमा पता होनी चाहिए आपको, g की पता होना चाहिए, h की पता होना चाहिए। g गुरुत्वीय त्वरण है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण की और त्वरण की विमा आपको याद होनी चाहिए। ये सब मैंने विमा निकालना सिखा दिया है, इसको सॉल्व किया तो ये। अब दोनों ये बराबर है क्या, यानी LHS = क्या है, RHS। उपरोक्त समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। ठीक है, उदाहरण 2.15 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम 16 की। अब देखो 2.16, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या दे रखा है, J = kg m² सेकेंड -2 पावर। ठीक है, चाल v का ms यानी मीटर पर सेकेंड, त्वरण दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा k के लिए निम्नलिखित सूत्रों में आप किस किस को विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे। m पिंड का द्रव्यमान है, तो पहला तो है k क्या है यहाँ पर, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का विमा आपको पता होना चाहिए, m² v³। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, है ना, ये अपने 5 दे रखे हैं, ABCD सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, J क्या है, जूल है, जिसकी यूनिट दे रखी है, तो विमा निकाल लिया अपन ने, V चाल है। अब ये आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कैसे निकालते हैं भाई, है ना, तो मैं इनको ज़्यादा नहीं डीपली बताऊंगा, आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो उस वीडियो को देखना वापस। V = चाल दे रखी है तो विमा निकाल ली, ए त्वरण की विमा पता कर ली, गतिज ऊर्जा की विमा पता कर ली। ठीक है, अब पहला है अपना k = m² v³। अब ये पता करना है कि सही है गलत है। पहले हमने k की वैल्यू रखी, यहाँ पे k की वैल्यू ये रख दी सीधी, m की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू यहाँ से मैं सब चीज़ें पता है आपको, m की m1 होती है तो m² है तो m2 हो जाएगा, v का देखो L1 T-2 होता है क्यूब। तो ये सॉल्व क्या, देखो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, तो मैंने LHS = RHS, यानी ये क्या है, गलत है। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरा देखो k = ½ mv², यानी k की वैल्यू रख दी इधर, हाफ का नियत है, नियत की कोई विमा नहीं होती, समझ आ गया, यानी नियत की कोई विमा नहीं होती, mv³। तो m की वैल्यू रखी और v की वैल्यू रखी का स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये देखो दोनों आ गए। अब LHS = क्या, RHS, यानी ये सही है और हाफ नियतांक है जिसकी विमा नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है, k = m है, k की वैल्यू रखी मतलब विमा रखी, m की वैल्यू विमा रख दी और a की विमा रख दी, सबको सॉल्व किया। अब इनको आप सॉल्व करना तो आता ही है आपको, इन सबको अपन सॉल्व कर लेंगे, इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। तो m1 L2 T-2 m1 L1 T-2, इनको ये मतलब दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो LHS = RHS, यानी ये गलत है। 4 देखा k = 3/16 mv²। अब 3/16 नियतांक है,
जिसका परिभाषा का रोल है, अगर हम कुछ सत्यापित नहीं कर सकते कि ये सही है गलत है, यानी 3/16 अभी अब तक हमने ऐसी कोई परिभाषा नहीं पढ़ी, हमने परिभाषा पढ़ी है तो वो हाफ mv हाफ की पढ़ी है, 3/16 की नहीं पढ़ी, बाकी तो mv²। अब देखो k mv² ये तो बराबर है, लेकिन ये 3/16 जो नियतांक है ना, इसका अपन कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए इसने साफ साफ कह दिया कि इसका सत्यापित नहीं किया जा सकता। LHS = RHS तो होगा, लेकिन परिभाषा से ही इस नियतांक को सत्यापित करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवे की, k = ½ mv² + ma। k की वैल्यू रखी, m की वैल्यू रखी, v की वैल्यू रखी, v का स्क्वायर था तो यहाँ पर अपन v का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपना m की रखी और a की रख दी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं होगी, यानी LHS = RHS नहीं, यानी ये भी क्या है आपका गलत है। जो आपका उदाहरण नंबर 2.16 था वो भी आपका पूरा हुआ। अब बात करते हैं हम 2.17 यानी आखिरी उदाहरण की बात करते हैं। अब आपका जो 2.17 है वो कहता है कि एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है जो गुरुत्वीय बल के अधीन दोलन कर रहा है। मान लीजिए कि इस लोलक का दोलन काल, उसकी लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान M, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र व्युत्पन्न करो। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें दिया क्या गया है, दिया गया है दोलन काल T L G M पर निर्भर है, जिसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं, यानी T समानुपाती L की घात A, G की घात B, M की घात C। मैंने कह दिया ये आपको ये निर्भरता वाला सवाल है। मैंने विमाओं के उपयोग बताए थे, वहां पर A B C बताए थे, मैंने 3 हो सकते हैं, चौथा नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो T की है समय काल, T क्या है यहाँ पर दोलन काल T1, M क्या है द्रव्यमान M1, G क्या है गुरुत्वीय त्वरण L1 T-2 और लंबाई क्या है L1। तो इन सब की वैल्यूज हम रखती है, यहाँ पे देखो रख दी ना वैल्यू सारी, यानी T की वैल्यू यहाँ से रख दी, L की वैल्यू अपन ने यहाँ से रख दी, G की वैल्यू गुरुत्वीय त्वरण ने यहाँ से रख दी, M की वैल्यू यहाँ से द्रव्यमान होता है पता है। अब एक को हमने अंदर गुणा किया, इसको तो वैसे कि वैसा रहना दिया, इसको 1 से गुणा किया कर दिया, B को कर दिया भाई देखो B और -2 भी हो गया, दिख रहा है ना सबको, और C का देखो ये C कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन सबको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। हमने M को लिया है MC, तो यहाँ पे L को लेकर A + B, यानी A इरा ये B इरा, दोनों ऐड करेंगे तो क्या A + B। ऐसा क्वेश्चन मैंने वैसे भी करा दिया है आपको, है ना, और T घात करें तो -2B। अब हमारे पास ये अब दोनों तरफ की जो घातें उनकी तुलना करनी है, तो देखो C की = 0, यानी M की घात C है, M की घात 0 है, तो C = क्या हो जाएगा 0। अब L = A + B है, A + B = 0, यानी A + B = क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से तीसरा देखो -2B जो है 1 के इक्वल है, तो -2B = क्या जाएगा 1। तो यहाँ से अगर अपन B की वैल्यू निकाले तो माइनस इधर चला जाएगा तो 1/2, यानी और A की वैल्यू देखो सॉल्व करें तो A की वैल्यू 1/2 आ गई, C की वैल्यू 0। अब अपने को A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है। ठीक है, अब समीकरण 1 कौन सी है, ये रही। इस समीकरण में इन वैल्यूज को हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T समानुपाती L की घात ½ T - ½ और m0, यानी T समानुपाती L/G। जो हमारा सूत्र बनेगा वो ये बनेगा। समझ आ गया। इसी के साथ आपके जो 17 क्वेश्चन थे जो पाठ्य पुस्तक के थे, जिनमें से 16 मैंने सॉल्व कर दिए, मात्र एक बचा है आपका, वो हम जल्दी ही आपका पूरा कर देंगे। तो आप लोगों को अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, ये मैं लाइव जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको दोबारा समझाने की भी दोबारा कोशिश करेंगे। और अगर फिर आपको ये सब समझ आ जाता है तो फिर हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि काफ़ी प्रयास किया है हमने भी आपको समझाने का, और आपने भी काफ़ी प्रयास किया है हमें समझने के लिए।